रसायन के कालांश रसायन की पाठशाला में हमारे चैनल के माध्यम से पठन पाठन करने वाले सभी छात्र छात्राओं, सभी व्यूअर्स एवं सभी सब्सक्राइबर्स का मैं पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, कक्षा 12वीं का पहला लेसन सॉलिड स्टेट चल रहा है। उसके 5 लेक्चर हो चुके हैं। आज मैं इसका 6वां लेक्चर लेके आया हूं, जिसके अंतर्गत बच्चों हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करेंगे। आज हम यूनिट सेल अर्थात एकक कोशिका के घनत्व को कैसे ज्ञात किया जाता है और इससे संबंधित कुछ गणनाएं करेंगे। मैं आशा कर रहा हूं मेरे द्वारा प्रेषित अभी तक के सभी वीडियो हमारे सभी छात्र छात्राओं को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। कोई भी शंका होती है, अगर आप मुझसे व्हाट्सएप से जुड़े हैं तो व्हाट्सएप के माध्यम से या यूट्यूब के मैसेज बॉक्स में जाकर आप मैसेज द्वारा अपनी शंकाओं को भेज सकते हैं। बच्चों, आपकी सभी शंकाओं का समुचित समाधान किया जाएगा। आइए रसायन विज्ञान के इस खूबसूरत से चैनल में आज की हेडिंग लगाते हैं, यूनिट सेल का घनत्व हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं। क्योंकि सामान्यतः बच्चों हम जानते हैं जो घनत्व होता है, घनत्व का सूत्र होता है घनत्व, जिसको कि हम रो से निरूपित करते हैं। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, यानी कि रो इक्वल टू द्रव्यमान को हम W लिख सकते हैं और आयतन को हम V लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये हम पहले से जानते हैं। चूंकि हम इकाई कोशिका से संबंधित यूनिट सेल की बात कर रहे हैं और इसमें भी हमारे सिलेबस में बच्चों घनीय सेल है, घनीय यूनिट सेल है, उसकी बात कर रहे हैं कि उसके संदर्भ में हम देखते हैं। पहले एक घन बना भी दें हम। एक घनीय यूनिट सेल है, इस घनीय यूनिट सेल की हम बात कर रहे हैं। जब हम इस घनीय यूनिट सेल की चर्चा करते हैं तो इसका अगर हम आयतन निकालें, क्योंकि इसकी जो तीनों कोरें हैं, सभी कोरों की वैल्यू A होती है। ये वाली भी A है, यहां से यहां तक, ये वाली भी A है, ये वाली भी A है। घन की प्रत्येक कोर जो होती है वो A होती है। घन की प्रत्येक कोर की लंबाई जो होती है, एज की लेंथ होती है, वह A होती है। इसलिए इसका जब हम आयतन निकालते हैं, जब घन का आयतन निकालते हैं तो A³ लिखते हैं हम। क्या लिखते हैं? घन का आयतन। चूंकि हम घनीय क्रिस्टल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो घनीय क्रिस्टल की प्रत्येक कोर की वैल्यू A होती है, इसलिए घन का आयतन जो निकलेगा वह A³ निकलेगा। अर्थात यहाँ पे जो आएगा बच्चों V की वैल्यू जो आएगी वो A³ आएगी। कितनी आएगी V की वैल्यू? यहाँ पे आयतन की वैल्यू A³ आएगी। अब आता है कि द्रव्यमान। फिर हम बात करते हैं बच्चों, हम यूनिट सेल की बात कर रहे हैं ना, तो यूनिट सेल का द्रव्यमान कितना होगा? यूनिट सेल का द्रव्यमान ये हम कैसे ज्ञात करेंगे? अभी यूनिट सेल का हमने आयतन निकाल लिया, अब घनीय यूनिट सेल का द्रव्यमान हम कैसे निकालेंगे? हम देखेंगे यूनिट सेल में कणों की संख्या। क्या बच्चों? यूनिट सेल में कणों की संख्या गुणा एक कण का द्रव्यमान। कैसे निकलेगा बच्चों? यूनिट सेल का द्रव्यमान जो W हमें निकालना है वो W कैसे निकलेगा? यूनिट सेल में कणों की संख्या और एक परमाणु का द्रव्यमान, या एक कण आयन भी हो सकता है, वो जितने कण होंगे वो और एक कण का द्रव्यमान मिलाकर यूनिट सेल का द्रव्यमान आ जाएगा। हमने कणों की संख्या को Z से निरूपित कर दिया अभी, और एक कण का द्रव्यमान हमने लिख दिया है M। अब किसी भी कण का द्रव्यमान हम कैसे निकालते हैं, ये बात भी हम जानते हैं। ये बात भी हम क्या कह रहा हूं मैं, ये बात भी हम जानते हैं। किसी भी कण का द्रव्यमान निकालना हो, सामान्यतः हमें कणों का ग्राम परमाणु भार या ग्राम आयन भार ज्ञात होता है। जैसे हमने कहा सोडियम का ग्राम परमाणु भार 23 होता है, हाइड्रोजन का ग्राम परमाणु भार 1 होता है, कार्बन का ग्राम परमाणु भार 12 होता है। ये जो वैल्यू होती है यह इसके 1 मोल कणों का भार होता है। क्या कह रहा हूं मैं? उसके 1 मोल कणों का भार होता है। किसी भी एक कण का भार निकालने के लिए उसके ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास में एवोगैड्रो नंबर का भाग दे देते हैं, तो किसी भी एक कण का भार आ जाता है। यानी कि हम अगर एक कण का भार निकालेंगे
एक कण का भार, तो उसका ग्राम परमाणु भार, अणु होगा तो अणु लिखते हैं चूंकि यहां परमाणु की बात हो रही है, या ग्राम आयोनिक भार, आयन होगा तो आयन लिख देंगे, बटे एवोगैड्रो नंबर। ये किसी भी एक परमाणु का भार होता है। ग्राम परमाणु भार को बच्चों हम m से डिनोटेट कर दे रहे और एवोगैड्रो नंबर को हम n0 से डिनोटेट कर रहे। अगर हम ध्यान से देखें, पहले दोबारा देखें, वॉल्यूम को हमने, क्योंकि प्रत्येक कोर की एज a थी इसलिए हमने AQ माना। अगर यूनिट सेल का भार निकालना है तो कणों की संख्या और एक कण का द्रव्यमान लिखना पड़ेगा, Z इंटू M, और एक कण का द्रव्यमान निकलता है ग्राम परमाणु भार, ग्राम आयन भार, ग्राम अणु भार, कुछ भी हो सकता है, बटे एवोगैड्रो नंबर। यानी इसकी जगह के हम लिख सकते हैं W इक्वल टू ZM अपॉन N0। ये W की वैल्यू है। W की वैल्यू और A की वैल्यू, सॉरी V की वैल्यू और W की वैल्यू दोनों यहां हमने पुट कर दी। दोनों वैल्यू को जब हमने यहां पर रखा तो हमने देखा बच्चों W क्या है, ZM अपॉन N0 AQ। यह किसी भी यूनिट सेल में, जो कोई भी यूनिट सेल होता है, क्योंकि हम घनीय जालक की बात कर रहे हैं, घनीय जालक की यूनिट सेल में जो कणों की संख्या हमें ज्ञात हो जाएगी, उसके आधार पर हम यूनिट सेल का घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों से केवल घनत्व ज्ञात नहीं कर सकते, हम किसी भी 1 2 3 4 कोई भी 4 राशियों में से रो Z M AQ, ये तो फिक्स वैल्यू है ना। N0 की वैल्यू कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23, ये तो फिक्स वैल्यू है। लेकिन इन चारों में से किन्हीं 3 राशियों की वैल्यू यदि हमें ज्ञात हो तो इस सूत्र की सहायता से हम चौथी राशि का मान बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन क्लियर है ना। ये क्या है, ये है यूनिट सेल का घनत्व। ये क्या है भाई, यूनिट सेल में कणों की संख्या, ठीक है नहीं। ये क्या है, एक कण का द्रव्यमान, एक कण का द्रव्यमान। और ये क्या है, जो घन की कोर है यूनिट सेल की, एज है, उसकी लेंथ है, क्या है ये, एज लेंथ। यूनिट सेल की जो कोर है, ये एज है, भुजाएं हैं जो, उनकी लेंथ है, ठीक है ना, एज लेंथ है। इन चारों में से 3 ज्ञात होंगी, चौथी वैल्यू हम बहुत आसानी से ज्ञात कर लेंगे। एक बात और भी हम थोड़ा बता दें, आपको कुछ बताएं, जैसे हमने घनीय यूनिट सेल मुख्यतः 3 प्रकार के पढ़े हैं। एक सरल घनीय सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव यूनिट सेल पढ़ा है। प्रिमिटिव यूनिट सेल में कणों की संख्या अगर आएगी, सिंपल क्यूबिक की अगर हम बात करेंगे, सिंपल क्यूबिक, तो उसमें Z की वैल्यू जो आएगी वो 1 आएगी, जो हम पहले से गणनाओं में आपको बता चुके हैं। सरल घनीय बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में BCC आता है, इसमें Z की वैल्यू 2 आएगी, जो हम पहले से प्रूव कर चुके हैं। और FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक फलक केंद्रित घनीय में Z की वैल्यू 4 हमने प्रूव की है, 4 वैल्यू हमें जानकारी में है। यानी कि यहां सारे कण कॉर्नर पर होते हैं और एक कॉर्नर का हिस्सा 1/8 होता है, हमने पहले से पढ़ा है। 8 गुणा 1/8 की वैल्यू 1 आएगी। यहां कण कॉर्नर पर होते हैं और एक अंतः केंद्र में होने के कारण कॉर्नर का हिस्सा टोटल मिला के 1 होगा, अंतः केंद्र का 1, 2 आएंगे। यहाँ 6 फलकों पर और 8 कोने पर होते हैं। फाइनली आंसर 4 आता है। तो Z की वैल्यू हम पहले से जानते हैं, केवल हमें क्रिस्टल का जब सवाल आएगा उसका नाम के हिसाब से Z की वैल्यू लिखना है हमें। अब आपको बिल्कुल क्लियर है, 2-3 न्यूमेरिकल भी कराते हैं, मैं एक बार दोबारा से बता रहा हूं। घनत्व, द्रव्यमान और आयतन होता है। क्योंकि हम घनीय यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, घनीय यूनिट सेल के प्रत्येक कोर की लंबाई a होती है, इसलिए घनीय यूनिट सेल का आयतन A³ होगा। यूनिट सेल का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए हमें उसमें कणों की संख्या और एक कण का द्रव्यमान ज्ञात होना चाहिए। कणों की संख्या को Z से निरूपित किया। एक कण का द्रव्यमान कभी भी निकालना हो तो उसका ग्राम परमाणु भार, ग्राम आयन भार या ग्राम अणु भार में एवोगैड्रो नंबर का भाग देने पर ही निकलता है। तो हमने इस वैल्यू को यहां रख दिया। उपरोक्त दोनों वैल्यू यहां रखने पर किसी भी घनीय क्रिस्टल की यूनिट सेल का
घनत्व निकालने के लिए हम इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा है? इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको इरेज करके एक दो सवाल कराता हूं आपको। चलिए बच्चों, हमने 2 क्वेश्चन लिख दिए हैं, इन क्वेश्चनों को करने का हम प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, सिल्वर फेस सेंटर्ड क्यूबिक जालक की संरचना बनाता है यदि इसकी यूनिट सेल की एक कोर की लंबाई दी हुई है तो Ag का घनत्व निकालना है। बिल्कुल बच्चों, इसके सवाल जो आते हैं बिल्कुल डायरेक्ट आते हैं, सूत्र में वैल्यू रखनी पड़ती है। सूत्र हम क्या जानते हैं? घनत्व बराबर जानते हैं हम Zm अपॉन ए क्यूब एन नॉट, ये हम सूत्र जानते हैं। कौन सी चीज क्या है, पुनः बता रहा हूं आपको। यह आपकी जो भी घनीय संरचना होगी, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, उसमें परमाणुओं की संख्या होती है, उसकी यूनिट सेल में कणों की संख्या होती है। यह एक यूनिट सेल के एक परमाणु का द्रव्यमान, आयन का द्रव्यमान, अणु का द्रव्यमान होता है। ये एक कोर की लंबाई होती है, क्योंकि घनीय क्रिस्टल है उसकी प्रत्येक कोर की लंबाई a होती है, इसलिए वो a है। ये एवोगैड्रो नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23 इसकी वैल्यू होती है। चलो यहां हम वैल्यू लिख देते हैं Z, क्योंकि हमारा FCC क्रिस्टल है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टलीय संरचना है, इसलिए Z की वैल्यू 4 होगी। M मतलब यूनिट सेल के एक परमाणु का भार, एक परमाणु का भार निकालने के लिए हमने परमाणु भार में एवोगैड्रो नंबर का भाग दे दिया था, तो परमाणु भार ये दे रखा है। Ag के लिए M परमाणु भार दे रखा है, ग्राम परमाणु भार दे रखा है 108 ग्राम। ए क्यूब प्रत्येक कोर की लंबाई दे रखी है बच्चों, ए की वैल्यू दे रखी है 408.6, लेकिन यह पिकोमीटर में दे रखी है। किसमें दे रखी है? चूंकि हमें सेंटीमीटर में चाहिए, हमें क्या चाहिए? सेंटीमीटर में चाहिए, तो 408.6 गुणा 10 की घात -10। एक मिनट बच्चों नोट करना थोड़ा, इसको सेंटीमीटर में हम बदल देंगे। क्या लिखा? 4.086 गुणा 10 की घात -10 सेंटीमीटर हो गया। अब ये पिकोमीटर में राशि थी, अब यह राशि सेंटीमीटर में हो गई है। और जो एन नॉट है, एवोगैड्रो नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23। वैल्यू रख देंगे घनत्व निकालने के लिए हम। Z यूनिट सेल में कण 4 हैं, M ग्राम परमाणु भार कितना है? 108 है, डिवाइडेड बाई ए क्यूब यानी कि 408.6 इंटू 10⁻10 मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10⁻23। जब बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे, आपको सॉल्व खुद ही करना है, क्योंकि गणनाएं कैलकुलेशंस बड़ी आ गई हैं, आप खुद करना। मैंने आंसर मुझे याद है 10.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इसका घनत्व आ जाएगा। कितना आ जाएगा घनत्व? अप्रोक्स 10.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इस जो क्रिस्टल है, जो FCC व्यवस्था में है सॉरी, उसका घनत्व आ जाएगा। बिल्कुल सामान्य प्रश्न है, सूत्र में वैल्यू रखनी है। यहां देखें सब कुछ वही है, इसमें कॉपर लिया, वहां सिल्वर था ना। एक्स किरण विवर्तन से ज्ञात हुआ कि तांबा, जिसकी यूनिट सेल की कोर की लंबाई इतनी है 3.608 गुणा 10 की घात -8 सेंटीमीटर कोष्ठिका कोर के साथ, इसका मतलब इसकी यूनिट सेल की लंबाई जो है, एक कोर की लंबाई, यूनिट सेल की एक कोर की लंबाई दी हुई है, ए की वैल्यू दी हुई है। हम लिख लें पहले, सूत्र क्या होता है? रो इक्वल टू Zm अपॉन ए क्यूब एन नॉट, ये हम जानते हैं। ये FCC है तो Z की वैल्यू 4 हो जाएगी। अन्य प्रयोग में ज्ञात हुआ घनत्व भी दिया है, एक परमाणु का भार निकालना है हमें। क्या निकालना है? इसके एक परमाणु का भार निकालना है। ठीक है, नहीं लिखा है ना, सॉरी, इसके एक परमाणु का नहीं, इसका परमाणु भार निकालिए बच्चों। क्या निकालना है? इसका परमाणु भार निकालना है। एक परमाणु का भार निकाल के हम परमाणु भार निकालते हैं, इसका परमाणु भार M की वैल्यू निकालनी है हमें, फिर एक परमाणु का भार हम आगे निकाल लेंगे। यानी M क्या हो जाएगा बच्चों? रो
ए क्यूब एन नॉट डिवाइडेड बाई जेड। ये हो गई किसकी वैल्यू, यह m की वैल्यू हो गई इसका परमाणु भार ज्ञात करने के लिए। बाद में हम एक परमाणु का भार भी ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, हम इसको सॉल्व करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो रो की वैल्यू कितनी दी हुई है, घनत्व दिया हुआ है 8.92 में डायरेक्ट रखता हूं अब 8.92 ग्राम सेंट। आपको पहले समरी बनानी पड़ेगी, मैं सीधा लिख रहा हूं अभी। घनत्व 8.92 है। ए क्यू यानी कोर की लंबाई का घन, कोर की लंबाई ये दी हुई है कितनी है 3.608 इंटू 10⁻⁻8 का होल क्यूब। यहां भी क्यूब किया था कि नहीं किया था मैंने बच्चों, यहां भी क्यूब करना है आपको, है ना। ये भी होल क्यूब था ना, वो ध्यान नहीं आया वहां पे। यहां भी होल क्यूब करना है, वहां भी होल क्यूब करना है। होल क्यूब इंटू एन नॉट 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 4। जेड की वैल्यू कितनी है 4 है। जब इसको आप हल करेंगे, जब आप इसको पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो m की वैल्यू अप्रॉक्स, कॉपर का है ना 63 आएगी। कॉपर के लिए कितनी आती है 63 यूनिट आएगी। m की वैल्यू अप्रॉक्स 63 आएगी, ठीक है नहीं। अगर हमें एक परमाणु का द्रव्यमान निकालना है, किसका निकालना है, अगर एक परमाणु का द्रव्यमान, तो हम 63 में 6.022 गुणा 10⁻23 का भाग दे देंगे तो कॉपर के एक परमाणु का द्रव्यमान भी हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। बच्चों, आपके जो सिलेबस में सवाल है वो सामान्यतः इसी तरह के हैं। घनत्व के जितने भी सवाल आएंगे उनमें केवल सूत्र में आपको वैल्यू रखनी है। 99% क्वेश्चनों में आपको सूत्र में वैल्यू रखनी है, ठीक है ना। मैं आशा कर रहा हूं कि यूनिट सेल के घनत्व संबंधित क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगले कालांश में नई गणनाओं के साथ, क्योंकि अब जो टॉपिक आने वाला है उसमें 2 कालांश लगभग गणनाओं के ही चलेंगे। एक छोटा सा टॉपिक वॉइड वगैरह समझाना है और नई गणनाओं के साथ हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए आप बच्चों इनको नोट कीजिए। कोई भी समस्या होती है आप हमेशा पूछिए, आपका यह रसायन विज्ञान शिक्षक आपके लिए हमेशा उपलब्ध है। सभी बच्चों को हमारे चैनल के माध्यम से बहुत अच्छे अंक लाने की बहुत बहुत शुभकामनाएं।